आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सब बेहतरीन होंगे और अपने आने वाले प्रमोशन एग्जाम की तैयारी के लिए पढ़ रहे होंगे और अपने आप के जीवन को गढ़ रहे होंगे और बहुत सारी जो नकारात्मक शक्ति है उससे लड़ रहे होंगे और निश्चित तौर से अपने जीवन में एक सार्थक दिशा में आगे बढ़ रहे होंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है अच्छे से, तो कोई साथी कंफर्म कर देंगे मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है, तो हम लोग आज का एक अच्छा सेशन जो है आपके सर साथ। नमस्ते सर। नमस्ते जी, अच्छे लाल जी, कैसे हो आप? बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। सर आवाज एकदम शानदार आ रहा है सर। शानदार आ रहा है आवाज़। ये हुई ना बात। एकदम बिल्कुल शानदार चाय सर। चाय पानी की व्यवस्था है प्रियंका जी? बिल्कुल सर, तैयार तैयार है सर, तैयार है। तैयार है। बिल्कुल सब रेडी है। वाह, बहुत बढ़िया। तो एक अच्छा मतलब आपको एक जानकारी मिलेगी और खुद में प्राउड फील होगा। आप आधा घंटा पढ़ेंगे हम यहाँ पर, तो आपको ये एहसास होगा कि कैसे हम लोग को पढ़ना चाहिए या अपने इंस्टीट्यूट के बारे में, अपनी संस्था के बारे में क्या क्या जानकारी रखनी चाहिए। और ये तो हर एक बैंकर को समझ लीजिए कंठस्थ याद होना चाहिए। अपने बैंक के बारे में कहीं मौका मिल जाए, कहीं जाते हैं ना, तो आप उसके बारे में बोलने के लिए आपके पास इतने सारे इंफॉर्मेशन होने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। आप जब भी कोई काम करते हो ना, तो उसमें पार्टनरशिप को याद रखिए। पार्टनरशिप में एक सवाल पूछता है। क्या सवाल पूछता है आप लोग जानते होंगे कि पार्टनरशिप में क्या होता है। कि जो भी लायबिलिटी होती है ना, वो सेवरल और जॉइंटली होती है। मतलब लगातार होती है और जॉइंटली होती है। मतलब इसका मतलब ये होता है कि जो पार्टनर होता है वो कुछ करता है ना, तो उसके लिए आप लायबल हो जाते हैं। तो हमारी पार्टनरशिप तो भगवान से है। तो हम इसलिए कोई भी काम करते हैं ना, तो उनको याद करते हैं, आओ पार्टनर हम काम शुरू करें। है ना? बात समझ में आई तो बोलिए हो। और इसीलिए हम जब भी काम करें ना, शुद्ध भाव से काम करें, या तो नहीं करें या तो प्रयास करें। अगर शुरू में नहीं बन रहा है तो दिखावे से करें और उसमें भाव लाएं। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाएं हम, विद्या का वरदान तुम्ही से पाए हम। हाँ, बहुत खूब विद्या सर। का वरदान तुम्ही से पाए हम। तुम्ही से है आगाज, तुम्ही से अंजाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। तो पार्टनरशिप को याद रखिए। आनंद आ गया सर? बहुत बढ़िया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आपका कोई कोई पार्टनर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर भी देखिए, अब हम और आप पार्टनर हैं, है ना? बराबर हैं अच्छे लाल जी या गुंजन जी? पार्टनर जी हैं सर। हम, है ना? तो पार्टनर है तो मैं सुबह आपको उठा दिया, एक मैसेज से उठा दिया कि भाई सुबह पढ़ाएंगे, तो आप लोग उठ गए, जल्दी से पढ़ भी लिए होंगे अगर इंतजार करना पड़ा होगा तो, है ना? तो यहाँ जो भी इंफॉर्मेशन मैं दूंगा आपके जीवन में वो लाइबिलिटी हो जाएगी। मैं गलत इंफॉर्मेशन दूंगा तो नुकसान हो जाएगा, अच्छा इंफॉर्मेशन दूंगा तो फायदा हो जाएगा। और यहाँ पर तो हम अच्छा इंफॉर्मेशन आपको देंगे ही, उसके लिए हम जो है समर्पित हैं। तो आज हम बिजनेस फिगर पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के। दूसरे बैंक के साथी अगर देख रहे हैं तो वो सीखने के लिए या आदत बनाने के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है, जब भी हम बैंक में काम करते हैं ना, तो उसके बारे में हमको मूलभूत संरचना, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, हमारा जो शेयर पैटर्न कैपिटल का जो रेशियो है उसकी जानना जरूरी है। इंस्टीट्यूट के बारे में क्या क्या चीज़ जानना जरूरी है उसको हम पहले देखेंगे। तो आज उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक, अब तो वन स्टेट वन आरआरबी कंसोलिडेशन हो गया। तो उसके बारे में जानने के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, सीख रहे हैं। तो पहला चीज़ ये है जो आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक इज़ ए मेजर रीजनल रूरल बैंक सर्विंग रूरल सेमी अर्बन एरियाज ऑफ उत्तर प्रदेश। तो आपका उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक है ना,
अगर सारे बैंकों को भी मिला लें तो सबसे ज़्यादा जो रूरल पब्लिक है उनको सर्व कर रहे होंगे आपकी ब्रांचेस, क्योंकि जो नेशनलाइज बैंकें हैं थोड़ी दूर रहती हैं, लेकिन आपकी ब्रांचेस तो गांव में, मतलब आपके जहाँ पर भी 2.5-3 हज़ार की पब्लिक होती है वहाँ पर भी ब्रांच होती है। तो उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक में एक बड़ा ग्रामीण बैंक रीजनल रूरल बैंक के रूप में है, जो रूरल सेमी अर्बन लोगों को सर्विस प्रदान करती है। और इसको जो है गवर्नमेंट ने इस बैंक को बनाया था, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक को, अभी वन स्टेट वन आरआरबी का कॉन्सिडरेशन हुआ, उसकी शुरुआत हुई, उसकी इनिशिएटिव हुई, नवाचार किया गया। जब भी आप देखे होंगे तो सभी वन नेशन वन ओम्बुड्समैन वन स्टेट वन आरआरबी सब चीज़ें ऐसी चल रही हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। एक मजबूत बैंक बनाने के लिए, आरआरबी को स्ट्रेंथन करने के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया। तो फॉर्मेशन और बैकग्राउंड के बारे में हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। देखिए आपके स्क्रीन पर डायग्राम के तहत यहाँ बताया गया है कि उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक केम इनटू एग्जिस्टेंस थ्रू द अमलगमेशन इफेक्टिव फ्रॉम 1 मई 2025। तो 1 मई 2025 से ये इफेक्टिव हुआ है। तीन बैंकें, रीजनल रूरल बैंक, बड़ौदा यूपी बैंक, प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक, आर्यव्रत बैंक को मिलाकर एक वन स्टेट वन आरआरबी बनाया गया और उसको नाम दिया गया उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक। और इसका इफेक्टिव डेट है 1 मई 2025 से ये एग्जिस्टेंस में आया है। जब भी ग्रामीण बैंक की बात आती है तो वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में एक स्पॉन्सर बैंक होता है, जो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं। वो स्पॉन्सर बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा। हो सकता है पहले तीनों बैंकों का अलग अलग हो सकता है, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा का जो है बैंक ऑफ बड़ौदा ही था। और दूसरे बैंकों का कोई साथी जानते हो तो बता दें। प्रथमा यूपी बैंक का स्पॉन्सर कौन सा था, आर्यव्रत बैंक का कौन सा था, कोई साथी बता पाएंगे हमारे? प्रथमा का स्पॉन्सर बैंक क्या था? पीएनबी। और आर्यव्रत बैंक का? बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया सर। ठीक है। और बड़ौदा यूपी बैंक का? बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा। तो अब तीनों को जब अमलगमेट कर दिया गया तो स्पॉन्सर बैंक ऑफ बड़ौदा रहा। हेड ऑफिस लखनऊ उत्तर प्रदेश। हो सकता है अलग अलग बैंकों का पहले अलग अलग रहा होगा, लेकिन अभी लखनऊ उत्तर प्रदेश में हेड ऑफिस है। और एज पर जो गजट नोटिफिकेशन है वो डेट आया है 7 अप्रैल 2025 गवर्नमेंट का। उन्होंने ये तीन जो ग्रामीण बैंक हैं उनको मर्ज करके एक यूनिफाइड आरआरबी, वन स्टेट वन आरआरबी के तहत उसको बड़ौदा यूपी बैंक, प्रथमा यूपी बैंक, आर्यव्रत बैंक को मिलाकर उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक बना दिया। इसके पीछे का उद्देश्य यही रहा कि इन्हांस एफिशिएंसी, डिजिटल कैपेबिलिटी, सर्विस डिलीवरी। तीन इसके उद्देश्य को बढ़ाने के लिए कि एफिशिएंसी मतलब क्षमता बढ़ाना, क्योंकि क्षमता जो है कैपिटल से होता है, पूंजी से होता है, और संख्या बल से होता है, और बहुमत से होता है। फिर डिजिटल कैपेबिलिटी। आज बैंकिंग जो है आप सिर्फ शाखाओं तक नहीं बांधा जा सकता, इसका एक्सपेंशन जो है डिजिटल हो गया है। तो इसकी कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए हमको एक्सटेंशन करना है और साथ में साथ सर्विस डिलीवरी देना है, बहुत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलर सीरीज का जो सवाल पूछता है वो इस स्क्रीन से है। ये स्क्रीन से है, इसको आपको तो याद भी होगा, लेकिन आपको फिर से पढ़ना होगा कि जो ओनरशिप स्ट्रक्चर है उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक का, ये जॉइंट वेंचर के तौर पे काम करता है। इसके जो स्टेक होल्डर हैं वो तीन होते हैं और उनका कैपिटल शेयरिंग पैटर्न जो है आपके स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है उसके आधार पर है। और सबसे पॉपुलर सीरीज का सवाल है, समझ लीजिए कि एक सवाल तो आपका आ ही गया। तो ये पॉपुलर सीरीज के सवाल में आपका ये आता है कि इनका शेयरिंग पैटर्न क्या क्या है, ये पूछता है। तो शेयरिंग पैटर्न के लिए यहाँ पर देखिए, तीन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में सबसे बड़ा पार्ट स्टेक होल्डर होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दूसरा स्पॉन्सर बैंक, और तीसरा उत्तर प्रदेश या स्टेट। लाइट चली गई है, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? कोई साथी बता देंगे मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? सर जिस तरह आ रहा है सर, अभी अभी आना शुरू हुआ। ओके, चलिए।
तो यहाँ पर हम ओनरशिप स्ट्रक्चर यूपीजीबी का पढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर 50% है, बैंक ऑफ बड़ौदा जो स्पॉन्सर बैंक है उसका 35% है, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश उसका कैपिटल शेयरिंग पैटर्न जो है 15% है। अरे यार। तो द स्ट्रक्चर जो है, ये ओनरशिप स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर इंश्योर करता है स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट बैकिंग, रेगुलेटरी ओवरसाइट्स एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ये जो शेयर पैटर्न है ये सुनिश्चित करता है कि आरआरबी का जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो स्थिरता है, वो मजबूत बना रहे। साथ ही साथ जो भी रेगुलेटर के नियम नियम हैं उनको ये निगरानी रखेंगे और इनके पीछे ग्राहक का ट्रस्ट हो कि देखिए गवर्नमेंट इनके पीछे स्ट्रॉन्ग बैकिंग के साथ है, हम लोग इस पर भरोसा करेंगे, ये स्ट्रक्चर दिखाता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर 50% है, बैंक ऑफ बड़ौदा का 35% और गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश का 15%। ये वाला आप स्क्रीन याद कर लीजिए, याद हो ही गया होगा। लोगो मिशन विजन ये एग्जामिनेशन में नहीं आता है, इंटरव्यू में पूछा जाता है, बस जानकारी करने के लिए पढ़ लीजिए कि उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक का जो लोगो है वो ग्रोथ, स्टेबिलिटी और हार्मनी को दिखाता है। ए मॉडर्न यूनिफाइड आइडेंटिटी मर्जिंग ट्रेडिशनल वैल्यूज ऑफ न्यू एज बैंकिंग, कि हम एक आधुनिक और एकीकृत जो परंपरागत हमारे मूल्य हैं और नए जो जमाने के जो बैंकिंग है उसको हम लोग दिखा रहे हैं इस लोगो में, जो आपका नया लोगो है। तो चूंकि लोगो इस्तेमाल करना जो है सिर्फ बैंक ही इस्तेमाल कर सकती है, इसलिए मैंने यहाँ पर लोगो नहीं दिखाया, आप लोग के पास तो लोगो है ही है। सिंबॉलिक ऑफ सिमिट्री एंड ट्रस्ट क्राफ्ट्समैन, तो ये जो आपका लोगो है वो एक समानता, एक ट्रस्ट और एक क्राफ्टमैनशिप को दिखाता है, मतलब एक क्रिएटिविटी को दिखाता है। टैगलाइन, आपकी उन्नति हमारा लक्ष्य, किसी एक आध बैंक में ये पूछ लेता है टैगलाइन आपकी बैंक का क्या है, यूर डेवलपमेंट आवर एम, आपकी उन्नति हमारा लक्ष्य। लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट में कभी बार ये पूछ लेते हैं आपके प्रमोशन इंटरव्यू में, एग्जामिनेशन में कम ही चांसेस रहते हैं टैगलाइन वगैरह की। मिशन, आपके बैंक का मिशन है कि जो भी सर्विसेज डिलीवरी आप करते हैं वो स्मार्टर हो, स्मार्ट बैंकिंग सॉल्यूशन के साथ हो, और जो उत्तर प्रदेश के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स में आप सर्विस देते हैं उनमें आप दक्षता के साथ, उसके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ उनको आप जो है सर्विस प्रोवाइड करें, ये आपका मिशन है। आपके की फोकस हैं डिजिटल और इंक्लूसिव बैंकिंग और कस्टमर एम्पावरमेंट, एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट सर्विसेज, ये आपके मिशन है। तो ये सिर्फ आप जानकारी के लिए और इंटरव्यू के हिसाब से आप उसको जो है तैयारी कर सकते हैं। तो मिशन को जो है आप इसी तरह से रख लीजिए, एग्जामिनेशन रिटन एग्जाम में ये किसी तरह का नहीं पूछता है। विजन, विजन भी आपकी जानकारी के लिए, क्योंकि आपके वेबसाइट में जो चीज़ें दी जाती हैं आपके मैनेजमेंट की अपेक्षा रहती है कि आप उसके बारे में जानकारी रखें, इसलिए इंटरव्यू में कई बार पूछा जाता है कि आपका विजन क्या है, भी बताओ। तो विजन है आपका यूनिवर्सल एसेस, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी विकास, समावेशी, हम बढ़ना चाहते हैं, समाज में सभी लोगों को आगे ले जाना चाहते हैं, जो गरीब है उनको इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब यही होता है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब यही होता है कि क्या था एक समय कि पूंजीवादी क्या होते हैं कि जो जिसके पास पैसा वही बढ़ता है, लेकिन हम क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, देखिए कि जो गरीब आदमी है, जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है, उनको ग्रोथ कर रहे हैं, उनको आप वित्तीय सहायता प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि उनको पैसा देने वाला कोई नहीं है, और अगर उनको कोई पैसा दे रहा है तो फिर इतना लूट लेगा कि वो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो आवर विजन इज टू बी द बैंकर ऑफ चॉइस फॉर ऑल बाय empowering इंडिया टू foster a फाइनेंशियली इंक्लूसिव सोसाइटी दैट uplifts everyone, सभी लोग आगे बढ़ें, फाइनेंशियल दक्षता उनको मिले, शक्ति आए उनके पास, समावेशी ग्रोथ हो और यूनिवर्सल एसेस हो, मतलब सभी के लिए ये चॉइस बने, सभी लोग इसका इस्तेमाल करें हमारे बैंक की सर्विसेज को, ये आपका विजन है। अब जैसा कि हम लोग एक बार फिर देख लेते हैं जो आरआरबी का अमेलगमेशन हुआ हिस्ट्री आरआरबी एक्ट में, तो जो ये अमेंडमेंट होता है आरआरबी एक्ट 1976 के तहत होता है। आरआरबी की स्थापना हुई थी आरआरबी एक्ट 1976 में। सेक्शन 3(1) में सबसे पहला आरआरबी क्या बना था जी, अभिषेक जी, गुंजन जी बताइए, पहला आरआरबी का नाम क्या है, फर्स्ट आरआरबी? प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक से।
हाँ वाह, ये बात है ना, ये बात। न कोई रहेगा रोग और न कहीं कोई रहेंगे उत्तर प्रदेश में रोगी, ऐसा कहते हैं हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम मिस्टर योगी, है ना। तो आरआरबी एक्ट 1976 में ये एस्टेब्लिश किए गए थे आरआरबी को। और ये सेक्शन भी थोड़ा याद कर लीजिए, किसी एक दो बार एग्जामिनेशन में पूछ लिया गया। बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक, पूर्वांचल बैंक, काशी गोमती अ, संयुक्त ग्रामीण बैंक, ये पहले अर्लियर मर्ज हुए थे बड़ौदा यूपी बैंक में, वो 2019 में गवर्नमेंट की गजट नोटिफिकेशन में आया था। ये पहले हुआ था, उसके बाद 2019 के बाद अभी जो अमलगमेशन हुआ, उस अमलगमेशन का जो इफेक्टिव डेट है 1 मई 2025, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गजट नोटिस पास किया 7 अप्रैल 2025 को, और मर्ज कर दिया जो बड़ौदा यूपी बैंक, प्रथमा यूपी बैंक जो बैंक का बड़ौदा स्पॉन्सर था, प्रथमा यूपी बैंक जो था वो पंजाब नेशनल बैंक स्पॉन्सर था, और आर्यव्रत बैंक जो है बैंक ऑफ इंडिया स्पॉन्सर था। इनको मिलाकर एक सिंगल आरआरबी, वन स्टेट वन आरआरबी बना दिया, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक। ठीक है, लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। तो अभी टोटल आरआरबी कितने हैं, जरा हमारे कोई होनहार साथी बता दें। प्रियंका जी आप बताइए कितने आरआरबी हैं अभी। 28 है ना सर? 28 शायद। अभी ये सवाल जो है नवंबर महीने में आया है ना प्रियंका जी, आपको याद है ये हाँ हाँ सर, हमारे पेपर में आया था। कि कितने आरआरबी अभी बच गए हैं बताइए। नेशनलाइज बैंक में आया था, है ना, टोटल हाँ आरआरबी इन इंडिया, है फट- ना। हाँ तो वो भी ये आया था कि पहले कितने थे, है ना। तो आप लोग नहीं, हम्म, वन वन स्टेट वन आरआरबी के तहत आरआरबी की संख्या शायद 48 मेंशन था अकाउंट क्वेश्चन में कि 48 से कम होकर अब कितने रह गए हैं। हाँ ऐसा है ना। तो अब मैं आप लोग को थोड़ा सा एक जानकारी दे देता हूँ, वैसे आप लोग को जानना चाहिए, एज ए बैंकर होने के नाते डेली थोड़ा थोड़ा सीखना चाहिए। 1 मई 2025 को जब ये कॉन्स्टिट्यूशन हुआ वन स्टेट वन आरआरबी का, तो वर्तमान स्थिति में 28 आरआरबी हैं, जो 43 आरआरबी 2019 से रन हो रहे थे, वो 43 से कम होके 28 हो गए। ठीक है। और ये 26 स्टेट, 2 यूनियन टेरेटरी में पहले 43 आरआरबी थे, 1 मई 2025 से 28 हो गए। अगर हम प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे, तो इनमें जो 43 आरआरबी को 28 किया गया अमलगमेशन में, वन स्टेट वन आरआरबी। अब ये जो लेटेस्ट अगर अप्रैल मई में देखेंगे, तो अभी 26 आरआरबी जो हैं वो मर्ज हो गए 11 नए स्टेट के साथ, जिससे मिलाकर आपको 28 हो गए। तो नए जो स्ट्रक्चर के तौर पर 28 हैं, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, 26 जो है स्टेट हैं, 2 यूनियन टेरेटरी हैं, तो टोटल 28 हुए। तो वन स्टेट वन आरआरबी, तो 26 स्टेट हो गए, 2 यूनियन टेरेटरी हो गए, इसलिए इनका जो है ये 28 हो गया। तो नए स्ट्रक्चर में अगर टोटल आरआरबी को देखेंगे, तो कोई साथी अनुमान लगा के बता पाएगा कितने, ये 28 आरआरबी में कितनी शाखाएं होंगी। अनुमान ऐसे मोटा मोटी, ऐसे एग्जैक्टली नहीं, कोई ऐसा हल्का सा हिंट मार पाएगा कि कितने ब्रांचेस हो सकते हैं आरआरबी के इंडिया में, 28 स्टेट मतलब 26 स्टेट और 2 यूनियन टेरेटरी में। लगभग 21-22 हज़ार शाखाएं हैं। कितनी? 21-22 हज़ार शाखाएं हैं। ये साधारण जानकारी है, मैंने यहीं कहीं लिखा नहीं है, लेकिन आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपकी लेटेस्ट कॉन्सिडरेशन हुआ। अब जो कॉन्सिडरेशन हुआ, इसमें इसके कुछ मेन कारण हैं जो हमारी दक्षता को बढ़ाएंगे, इम्प्रूव करेंगे। ऑपरेशनल एफिशिएंसी, क्रेडिट आउटरीच, टेक्नोलॉजी एडॉप्शन, कंसिस्टेंसीज इन सर्विसेज। एक स्टेट में आप सोचिए कि एक ही आरआरबी है, तो वो सभी जगह एक समावेशी सर्विसेज मिलेगा आरआरबी में, सभी गांव में वैसे ही चीज़ें मिलेंगी, पॉलिसी वैसी रहेंगी, सर्विसेज वैसे रहेंगे। अदरवाइज वो आर्यव्रत बैंक में कुछ और मिल रहा है, बड़ौदा में कुछ और मिल रहा है, ऐसे रहता था, है ना। चलिए, तो अभी हम ये वाला जो अपना पीपीटी सामने आपके पास है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। गवर्नेंस ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये दो चीजें पूछनी, एक तो कैपिटल शेयरिंग अभी तक इम्पोर्टेंट हुआ है, और गवर्नेंस को देख लीजिए। जो बैंक है वो, इसके लिए एक गवर्निंग बॉडी होता है, जिसमें नॉमिनी डायरेक्टर होते हैं आरआरबी में, और उस नॉमिनी डायरेक्टर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉमिनी डायरेक्टर होते हैं, स्पॉन्सर बैंक के होते हैं,
रिजर्व बैंक के होते हैं, नाबार्ड के होते हैं और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के होते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के जो है ओनरशिप हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, स्पॉन्सर बैंक है, प्लस आपका स्टेट है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉमिनी होंगे, स्पॉन्सर बैंक के होंगे, रिजर्व बैंक के होंगे, नाबार्ड के होंगे और उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के होंगे। रिजर्व बैंक रेगुलेटर है, सेंट्रल बैंक है इंडिया का। नाबार्ड जो है आरआरबी का रेगुलेटर है, इसलिए इनके नॉमिनी डायरेक्टर होते हैं। तो हमें ये वाला स्क्रीन याद रखना है। यहाँ पर देखिए बोर्ड ऑफ मेंबर्स के डिटेल्स दिए गए हैं, आपके वेबसाइट से लिया है हमने इसको। श्री यादव एस ठाकुर चेयरमैन हैं उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के, जो मैनेजमेंट को लीड करते हैं, स्ट्रेटजिक डायरेक्शंस प्रदान करते हैं और होल सोल जो है आपका सारी चीज़ों की जिम्मेदारी लेते हैं। रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, गवर्नमेंट जब भी कुछ बात करनी होगी तो इनको बुलाया जाएगा। श्री यादव एस ठाकुर चेयरमैन उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक की। आप चेयरमैन जो होते हैं स्पॉन्सर बैंक के होते हैं, तो यहाँ पर जो है बैंक ऑफ बड़ौदा के होंगे। दूसरे नाम जो यहाँ पर लिखा है श्री रोहन चंद ठाकुर आईएएस हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डीएफएस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डायरेक्टर हैं। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डायरेक्टर हैं। तीसरा श्री मनमोहन जनरल मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नॉमिनी डायरेक्टर हैं। श्री मनमोहन जनरल मैनेजर हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नॉमिनी डायरेक्टर हैं। डॉक्टर नंदिनी घोष जनरल मैनेजर नाबार्ड उत्तर प्रदेश रीजनल ऑफिस लखनऊ के हैं, ये नॉमिनी डायरेक्टर हैं नाबार्ड से। श्री शैलेंद्र कुमार सिंह जोनल हेड बैंक ऑफ बड़ौदा लखनऊ जोन स्पॉन्सर बैंक के नॉमिनी हैं। ये जोनल हेड हैं, ये भी जीएम या सीजीएम रैंक के होंगे, जीएम रैंक के ही होंगे, है ना। और ये नॉमिनी डायरेक्टर हैं। श्री सुधांशु कुमार सिंह जनरल मैनेजर ऑपरेशन बैंक ऑफ बड़ौदा, ये नॉमिनी डायरेक्टर हैं। क्योंकि ज़्यादातर जिम्मेदारी स्पॉन्सर बैंक को चलाने की होती है और उनको जो उनके ऑर्गेनाइजेशनल गोल हैं उसको पूरा करने की होती है, इसलिए इनके डायरेक्टर ज़्यादा होते हैं। ये एक्टिवली भी उनमें काम करते हैं। श्री शिव शंकर डेप्यूटी डायरेक्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के स्टेट नॉमिनी हैं। श्री शिव शंकर जी डेप्यूटी डायरेक्टर हैं। और श्री संजय सिंह जी एडिशनल डायरेक्टर है गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, स्टेट नॉमिनी हैं। तो ये डाइवर्सिफाइड जो है आपके नॉमिनी सब अलग अलग जगह के नॉमिनी डायरेक्टर हैं, जो ऑर्गेनाइजेशनल ओनरशिप हैं इनके स्ट्रक्चर के आधार पर, ताकि जो रेगुलेशंस हैं, डेवलपमेंट है या स्टेट पार्टिसिपेशन है या गवर्नेंस है, प्रशासन है, ये सुनिश्चित किया जा सके और सुचारू रूप से संचालन बैंक का हो और जिसकी स्थापना की गई है पब्लिक हित के लिए वो पूरा हो सके। इस अगर बोर्ड ऑफ मेंबर में याद रखने की बात आई तो 3 नॉमिनी जरूर याद रखिए, बाकी याद नहीं रखेंगे तो चलेगा। एक है रिजर्व बैंक के जो नॉमिनी डायरेक्टर हैं, श्री मनमोहन जी का नाम याद रखिए, रिजर्व बैंक के नॉमिनी डायरेक्टर हैं। तो सवाल इस तरह पूछेगा कि उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक में रिजर्व बैंक के नॉमिनी डायरेक्टर का नाम क्या है, श्री मनमोहन जी। दूसरा याद रखना है आपको, नाबार्ड के नॉमिनी डायरेक्टर का नाम क्या है, तो डॉक्टर नंदिनी घोष हैं, जनरल मैनेजर नाबार्ड लखनऊ, ये नॉमिनी डायरेक्टर हैं। और तीसरा जो है आपके चेयरपर्सन चेयरमैन का नाम याद रखिए, श्री यादव एस ठाकुर। बाकी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश ये आज तक नहीं पूछा, सिर्फ आरबीआई नाबार्ड ऐसे पूछा गया है। ज़्यादातर जो है नाबार्ड का ज़्यादा पूछता है आरआरबी में, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। अब सर आते हैं, नाबार्ड का एनएल साहू का नाम लिखा हुआ है स्टडी मटेरियल में। स्टडी मटेरियल कब का आया है? वो शुरू में जब निकली थी वैकेंसी तब का आया हुआ है। एक बार वेबसाइट में देख लीजिएगा, अगर आपके चेंज हो पास गया है सर, नंदिनी घोष ही है। नंदिनी घोष है। जी। हाँ, तो कई बार आपके सर्कुलर में बदल नहीं चेंज हुआ था ना, मैं तो ये वेबसाइट से लिया हूँ। अगर वेबसाइट में नहीं सुधारा है तो फिर तो उसको क्या किया जा सकता है ना। जी जी जी। तो ठीक। जो मैंने लिया है लेटेस्ट लिया है। फिर भी आप अगर आप कह रहे हैं तो आप एक बार अपने सर्कुलर में देख लीजिएगा। हाँ, तो कोई साथी बताएंगे कि सही क्या है, अभी अभी जो नाबार्ड के नॉमिनी डायरेक्टर कौन है? वही है सर, नंदिनी घोष अभी अपडेट हुआ है ना। चलिए बढ़िया है ना। वो मटेरियल सर 1 सितंबर का है। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। चलिए, तो यहाँ पर हम ऑडिटेड बैलेंस देखिए, जब भी आप सोचिए, आप आपने बैंक का जन्म आप देख लिए कि स्थापना हुआ है 1 मई 2025 से एग्जिस्टेंस में आया उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक। तो अब आप बोलिए बिजनेस फिगर कब का पूछेगा? बिजनेस फिगर पूछेगा ये वाला जो हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि सितंबर 2025 में आपका ऑडिटेड फाइनेंशियल बैलेंस शीट जो है जारी हुआ। तो आपको याद रखना है ये वाला। नॉर्मली आरआरबी में अप्रैल वाला पूछता है, 31 मार्च 2025 वाला पूछता है, लेकिन चूंकि 31 मार्च 2025 को तो उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक था ही नहीं,
तो आपको याद रखना है 30 सितंबर 2025 का, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और जो आईबीपीएस क्या करता है, जो उनके पास डाटा अवेलेबल होता है या जो बैंक प्रोवाइड करती है वो उसको देता है। तो आपके बैंक ने ये डाटा प्रोवाइड किया है उसको, जो 30 सितंबर 2025 को ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट क्वार्टर का आया है। तो बोर्ड ने 16 अक्टूबर 2025 को ऑडिटेड फाइनेंशियल बैलेंस शीट जारी किया है 30 सितंबर 2025 का, जिसमें डिपॉजिट, एडवांसेस, प्रॉफिटेबिलिटी, एसेट क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी पे डिटेल है। तो जितनी जानकारियां दी गई हैं उतनी जानकारियां हम डिस्कस करेंगे, और जो आपको अलग से देखना होगा मैं आपको उसको गाइड कर दूंगा। तो यहाँ पर देखिए, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक का टोटल जो बिजनेस है वो 2,18,105.57 करोड़ है। 2,18,105.57 करोड़। इसको याद रखिए, 2,18,000 भी याद कर देंगे तो काम बन जाएगा। जब ये 1 मई 2025 को आपका बैंक बना था उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, तो उसमें 2,11,000 करोड़ था, और अभी आपका 2,18,000 करोड़ है। मतलब आप 7,000 करोड़ जो है आप बिजनेस बढ़ा चुके हो। टोटल बिजनेस का मतलब होता है टोटल डिपॉजिट एंड टोटल एडवांसेस को जोड़ते हैं तो टोटल बिजनेस होता है। तो आपको यहाँ पर दो चीज़ें याद रखनी है, टोटल बिजनेस कितना है। एक ज़्यादा पॉपुलर सीरीज का सवाल आरआरबी में पूछता है, आपके बैंक का टोटल बिजनेस क्या है। तो आपके बैंक का टोटल बिजनेस हुआ 2,18,105.57 का बिजनेस है। 2,18,105.57। तो 2,18,000 करोड़ को याद रहेंगे तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। जब ये बना था तो 2,11,000 करोड़ था, आप लोगों ने मेहनत करके सैटरडे संडे काम करते करते इसको बढ़ा दिया 7,000 करोड़, 6,815 करोड़ बढ़ा दिया। आपका ग्रोथ परसेंटेज है मई से लेके सितंबर तक 3.23%। तो आपका ग्रोथ परसेंट है 3.23%। क्योंकि आप देखिए अभी मर्ज हुआ है, तो मर्ज होने में क्या है, बहुत ही ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप और ये सारी चीज़ें भी आपका कॉन्फ्लिक्ट रहता है। सॉफ्टवेयर एमलगमेशन भी शायद अभी हुआ होगा। तो इतनी कठिनाई के बावजूद भी आपका 7,000 करोड़ का बिजनेस बढ़ा है, 6,815 करोड़ का बिजनेस बढ़ा है। तो आपने याद रखना है 2,18,000 करोड़ जो है आपका टोटल बिजनेस है। और ये टोटल बिजनेस में जो नेक्स्ट भाग होता है डिपॉजिट का, टोटल डिपॉजिट है 1,35,000। ओके। तो लाइट चली गई थी ना बीच में, तो वो नेटवर्क फिर ऑटो स्विच हो गया। मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? यस सर। पहुंच रही आ है। रही है। यस सर, आ रही है आवाज सर। तो 1 मिनट की बाधा आई होगी आपके पास, है ना? तो ऑटोमेटिक स्विच हो गया लाइट में ना, तो उसमें मेरी आवाज़ जो है आउट हो गया होगा। चलिए, तो यहाँ पर टोटल बिजनेस 2,18,000 करोड़, 2,18,105 करोड़ को याद रखिए। और ग्रोथ परसेंटेज 3.23% याद रख लीजिए। और आपका जो है यहाँ पर टोटल डिपॉजिट देख लीजिए, 1,35,393.06 करोड़ आपका डिपॉजिट है। तो आप सोचिए 2,18,000 करोड़ जो है आपका टोटल है। तो 2,18,000 करोड़, तो एडवांसेस कितना होगा? इसमें माइनस कर दीजिएगा आपका एडवांसेस, नेक्स्ट पेज में आपका एडवांसेस दिखेगा। तो टोटल एडवांसेस जो है आपका 83,000 करोड़ है। और टोटल डिपॉजिट जो है 1,35,393 करोड़ है। तो 2,18,000 करोड़ को याद करिए, 2,18,000 करोड़ आपका टोटल बिजनेस है। टोटल डिपॉजिट है 1,35,393 करोड़। 2.33% का ग्रोथ है डिपॉजिट में, 3.23% का ग्रोथ है टोटल डिपॉजिट में। कासा डिपॉजिट याद रखना पड़ता है, कासा डिपॉजिट है 92,905 करोड़ का है, 1.68% का ग्रोथ है। सेविंग डिपॉजिट याद रखने की जरूरत नहीं है, टर्म डिपॉजिट याद रखने की जरूरत नहीं है, खाली कासा परसेंटेज आप याद रख सकते हैं।
कासा परसेंटेज जो है आपका, जो है कासा परसेंटेज पूछता है कि आपके बैंक का कासा परसेंटेज कितना है। तो यहाँ पर आपको कासा परसेंटेज याद रखने के लिए क्या करना पड़ेगा। कासा डिपॉजिट है 92,905 और आपका टोटल डिपॉजिट है 1,35,393। तो यहाँ पर कासा परसेंटेज जो निकालेंगे अब क्या होगा, वो 68% लगभग होगा, है ना। 68% कासा है, जो बहुत अच्छा माना जाता है। 50% से ज़्यादा का कासा है तो उसको अच्छा माना जाता है, ठीक है। क्योंकि कासा जिसका ज़्यादा है वहाँ पर कस्टमर जो है बहुत ज़्यादा आते हैं और वो लेन देन सुविधाओं का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। एडवांसेस और सीडी रेशियो, तो हमें टोटल डिपॉजिट याद रखना है, टोटल एडवांसेस याद रखना है, और एग्रीगेट बिजनेस याद रखना है, टोटल बिजनेस याद रखना है। तो टोटल बिजनेस हुआ 2,18,000 करोड़, 2,18,135 करोड़। टोटल डिपॉजिट हुआ 1,35,393 करोड़। टोटल एडवांसेस हुआ 82,712.49 करोड़, मतलब 82,712.49 करोड़। एडवांसेस में ग्रोथ 4.72% का हुआ है। एडवांसेस में ग्रोथ जो है ज़्यादा हो सकता है क्योंकि ये हमारे हाथ में रहता है, हम उसको एक्सपेंस अपने स्ट्रेटजी के द्वारा हम उसको बढ़ा सकते हैं। तो आपको 82,712 करोड़ का एडवांसेस है। क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो आपको याद रखना पड़ेगा 61.09%। ये एग्जामिनेशन में पूछता है सीडी रेशियो कितना है। सीडी रेशियो एक ऐसा रेशियो है, क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो। हमारा बैंक का जो काम है मूलभूत, जब बैंकिंग की परिभाषा दी गई है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में, वो कहा गया है कि पब्लिक से जमा लेना और उसको लोन के रूप में देना। तो इसको बोलते हैं डिपॉजिट लिया है हमने। डिपॉजिट किस लिए लिया है, पब्लिक को, हम ज़रूरतमंद लोगों को देने के लिए लोन के रूप में। तो वो रेशियो है 60 पर, मतलब 100 रुपये हमारे पास पब्लिक का आया है, हमने 61 रुपये जो है लोन के रूप में दिया है। तो ये क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है जो आपको याद रखना है। और ये 60-40 का रेशियो तो होना ही चाहिए। 70 तक हो तो और अच्छा है, 60 कम से कम होना ही चाहिए, ठीक है, उसको अच्छा माना जाता है। हालांकि ऐसा कोई बेंच मार्क नहीं डिसाइड है। तो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो आपका 61% है। और अगर कासा रेशियो देखेंगे तो कासा परसेंटेज आपका 68.60% है। और आपका टोटल जो बिजनेस है 2,18,135 करोड़ है। टोटल डिपॉजिट 1,35,393 करोड़ है। और आपका टोटल एडवांसेस है 82,712 करोड़ या 83,000। अगर याद रखना होगा तो आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं, 1,35,000 करोड़ हमारा डिपॉजिट है, 83,000 करोड़ जो है हमारा एडवांसेस है, और 2,18,000 करोड़ हमारा बिजनेस है। और सीडी रेशियो 61% है, कासा रेशियो 68% है। इस तरह से याद रखेंगे तो काम बन जाएगा। फिर अगला इंपॉर्टेंट जो होता है एनपीए होता है। ग्रॉस एनपीए आपका जो है 6,205 करोड़ है। हालांकि ऐसे वॉल्यूम में कम ही पूछा है, नहीं के बराबर पूछता है वॉल्यूम में। ग्रॉस, नेट एनपीए और प्रोविजन ये परसेंटेज में पूछता है। तो परसेंटेज आप ज़्यादा याद रखिए। ग्रॉस एनपीए का परसेंटेज नहीं के बराबर पूछता है, लेकिन ग्रॉस एनपीए जो है 7.50% है। ग्रॉस एनपीए 10% से ज़्यादा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और नेट एनपीए जो है वो 6% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेट एनपीए अगर 3% से कम है तो उसको बहुत अच्छा माना जाता है, एक्सीलेंट माना जाता है, सुपर डुपर हिट माना जाता है। और ग्रॉस एनपीए 6% से कम होता है तो उसको एक्सेलेंट माना जाता है, सुपर डुपर माना जाता है। तो ग्रॉस एनपीए आपका है 7.50%। ग्रॉस एनपीए 6% से नीचे है तो अच्छा माना जाता है। नेट एनपीए आपका 3.42%। नेट एनपीए 3% से कम है तो उसको एक्सेलेंट माना जाता है। प्रोविजन कवरेज रेशियो यहाँ पर 55.36% है, ये भी कम है आपका। प्रोविजन कवरेज रेशियो बैंक को आरबीआई के गाइडलाइन के अनुसार कितना होना चाहिए कम से कम, कोई साथी बताएगा एग्जामिनेशन। 70% से। कम से कम 70% होना चाहिए। आपका कितना है जी? 55%। 55%। तो ये कमजोर है। प्रोविजन कवरेज रेशियो एक ऐसा है कि हम रिस्क ले रहे हैं लोन देने में, तो पैसा डूब भी जाए ना तो हमारे पास प्रोविजन है, हमारा बैलेंस शीट मजबूत है, हम 70% हम प्रोविजन करके रखे हैं, ये होता है। तो ये अगर प्रोविजन कवरेज रेशियो थोड़ा बढ़ जाए तो हमारा नेट एनपीए जो है कम हो जाएगा 3% से, ये बात है। तो प्रोविजन कवरेज रेशियो कम है, मतलब हमारे पास पूंजी की थोड़ी कमी है, इसका मतलब ये दिखता है ना। तो एसेट क्वालिटी में आपको याद रखना पड़ेगा
नेट एनपीए परसेंटेज 3.42%, ग्रॉस एनपीए 7.50%। मैंने बताया ग्रॉस एनपीए का जो दायरा होता है 6% से कम हो तो बेहतर माना जाता है, 6% से ऊपर हो तो थोड़ा सा सोचने वाली बात हो जाती है, और 10% या 10% से ऊपर हो जाता है तो फिर तो मतलब वो डैम में जो पानी खतरे के निशान से ऊपर चला जाता है, इस तरह का निशान है। और नेट एनपीए का जो है वो 3% से कम होना चाहिए, 3% से ऊपर है तो अच्छा नहीं माना जाता है, 6% से ऊपर हो गया तो भी खतरे के निशान से माना जाता है। तो आपका नेट एनपीए है 3.42%। प्रोविजन कवरेज रेशियो कम से कम 70% होना चाहिए, प्रोविजन कवरेज रेशियो 55.36% है आपका। अगला देखते हैं प्रॉफिटेबिलिटी। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर सीरीज में एक सवाल पूछा जाता है, वह नेट प्रॉफिट आपके बैंक का पिछले बैलेंस शीट में कितना दिखाया गया है। तो नेट प्रॉफिट है 416.40 करोड़, ये क्वार्टर का प्रॉफिट है और बहुत अच्छा प्रॉफिट माना जाएगा। तो आपने इसका मतलब ये हुआ कि अच्छे लोन फाइनेंस किए होंगे जिनमें ब्याज ज़्यादा आया होगा। तो ये जो है आपका एक अच्छा नेट प्रॉफिट है। 16.40 करोड़, 416.40 का प्रॉफिट है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये दिखाता है कि आप में परिचालन क्षमता बढ़ी है, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अच्छी हुई है, आपने क्रेडिट जो है अच्छे से दिया है, अच्छे लोगों को लोन दिया है ताकि उनका ब्याज की राशि जो है रिकवर हुई है, इसीलिए आपको नेट प्रॉफिट में बढ़ोतरी हुई है, इंटरेस्ट इनकम बढ़ा है। तो आपको याद रखना पड़ेगा नेट प्रॉफिट 416.40 किया गया है। ग्रॉस प्रॉफिट 721.40 है, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट आज तक नहीं के बराबर पूछा गया। ठीक है, तो आपके लिए अभी तक के देखेंगे तो टोटल बिजनेस उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक का 2,18,000 करोड़ है, टोटल डिपॉजिट उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक का 1,35,000 करोड़ है, टोटल एडवांसेस जो है 83,000 करोड़ है, कासा परसेंटेज जो है 68% है, सीडी रेशियो जो है 61% है, फिर आपका ग्रॉस एनपीए जो है 7.5% है, नेट एनपीए है 3.5% है, 3.42% है, प्रोविजन कवरेज रेशियो जो है वो 55% है, और ग्रॉस सॉरी नेट प्रॉफिट जो है 416 करोड़ जो है नेट प्रॉफिट है। तो इतना आप याद रख लीजिए। अब आता है एक जो एग्जामिनेशन में आता है, वो आता है CRAR परसेंटेज। CRAR जो परसेंटेज है आपके बैंक का 12.14% है, 12.14% जो है CRAR है। और बेंचमार्क जो है CRAR का वो कितना है आप लोग बताइए, बेंचमार्क कम से कम CRAR कितना परसेंट होना चाहिए? 9%। 9% से। लेकिन बेसल नॉर्म्स में फिर एक एडवाइजरी दिया है कि 9% तो एटलीस्ट होना चाहिए, लेकिन बैंकों को हिदायत दी गई है कि अगर उनका अच्छा समय चल रहा है तो वो एक बफर लेके चलें, कैपिटल कंजर्वेशन बफर लेके चलें 2.5% का। तो कम से कम 11.5 हो तो बहुत बेहतर है, लेकिन 9 तो चाहिए चाहिए। लेकिन आपके बैंक का CRAR अच्छा है, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या देखता है, जो चीज़ बैंक का अच्छा है उसको सवाल पूछता है। वो ये जांचने की कोशिश करता है कि मेरे ऑफिसर, मेरे अधिकारी कर्मचारी जो प्रमोशन के लिए भाग ले रहा है, क्या वो बैंक की अच्छाई के बारे में जानता है क्या, तो उसके लिए सवाल पूछता है। तो आपके बैंक की अच्छाई ये है कि आपका CRAR जो है अच्छा है 12.14%। तो आप इसको याद रख लीजिए। आपका कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो 12.14% है। आपका जो नेटवर्थ है वो 9,500 करोड़ का है। नेटवर्थ जो है, जो आपका मलकियत है, वो 9,500 करोड़ का है। कैपिटल है, इसको याद रख लीजिए। इस कैपिटल में इसका शेयरिंग पे 50%, 50% जो है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर है, और आपका 35% जो है स्पॉन्सर बैंक का है, और 15% जो है स्टेट गवर्नमेंट का है। प्रोडक्टिविटी और इंडिकेटर्स में देखिए, बिजनेस पर ब्रांच, आपकी टोटल ब्रांचेस कितनी है, आपकी टोटल ब्रांचेस कोई साथी अगर पढ़ा है तो बता दें, टोटल ब्रांचेस कितनी है उत्तर प्रदेश में? 43। 4,330। हाँ, 4,330 ब्रांचेस हैं। 4,000 मान लीजिए, मोटा मोटी मान लें हम, तो 2,18,000 करोड़ है। तो 50 मतलब 50.37 करोड़ का बिजनेस है। आप सोचिए, आपको प्राउड फील होना चाहिए कि आपकी एक ब्रांच जहाँ पर 3 स्टाफ काम कर रहे हैं या 4 स्टाफ काम कर रहे हैं, वहाँ पर 50 करोड़ का बिजनेस कर रहा है। तो ये तो बढ़िया है, एकदम प्राउड फील करने वाली बात है कि आपकी एक ब्रांच जो है 50 करोड़ का बिजनेस कर रहा है। तो ये अच्छी बात है, आपका ब्रांच का बिजनेस जो है वॉल्यूम बहुत अच्छा है, 50.37 करोड़ का
बिजनेस पर ब्रांच है। बिजनेस पर एम्प्लॉय, जैसे कि हमारे साथी ने कहा कि 4,330 ब्रांचेस हैं। 4,330 ब्रांचेस मिलकर जो है 2,18,135 करोड़ का कारोबार करते हैं। एक ब्रांच जो है 50.37 करोड़ का बिजनेस करती है। अब आप लोग बताइए, एक ब्रांच में कितने स्टाफ काम करते हैं गुंजन जी? मिनिमम सर 2 रहते हैं, मैं ज्यादातर दो 3 ही तीन रहते रहते हैं। हैं सर, 2-3। क्या बच्चे की जान लोगे क्या? दो लोग मिलके इतना क्या ही करते हो? कौन से चक्की का आटा खाते हो? हैं 50 करोड़ का बिजनेस कर रहे हो? हैं सर बताओ। हाँ, दो लोग जो है, मतलब एक एक आदमी 25-25 करोड़ का बिजनेस करता है भाई। कैसे करते हो? कितने तो हाथ हैं आपकी। बहुत बढ़िया, मतलब मैं आपकी बड़ाई कर रहा हूँ, आपकी प्रशंसा कर रहा हूँ। आप अच्छा सर बिजनेस बैंक ने पागल बना दिया है। है। पागल? टारगेट दे दे के बैंक ने पागल बना दिया है। क्या बात है, लेकिन आप पागल नहीं बने हो, आप तो परफॉर्म कर रहे हो शानदार तरीके से। मतलब सर देखो, कैशियर पे भी टारगेट मिलते हैं। मतलब मेरा कहना है कि जब भी कोई ऐसे मिलता है ना, अपॉर्चुनिटी मिलता है, तो आपको ना वैसे साहस भी आता है ना। क्योंकि जमाने की भलाई को वो एक पल होना पड़ता है। क्या? जमाने की भलाई को एक पल होना पड़ता है, सिमट कर एक दिन बूंदों को बादल होना पड़ता है। और उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक में कभी भी इस तरह बिजनेस करने के लिए नहीं पहुंचा कोई। इस बुलंदी में जाने के लिए होश नहीं, बुलंदी में जाने के लिए पागल होना पड़ता है। पागल होना पड़ता है, पागल होना पड़ता है। तो जमाने की भलाई को एक पल होना पड़ता है, सिमट कर एक दिन बूंदों को बादल होना पड़ता है। इतनी बुलंदी पर कैसे पहुंचा कोई, उसके लिए पागल होना पड़ता है। ठीक है, हमारे साथी ने कहा ना। पागल बना दिया तो होना पड़ता है। तो बिजनेस पर एम्प्लॉय देखिए 11.62 करोड़ है। ठीक है, मतलब समझ लो, मैं कह भी रहा था कि एक ब्रांच में लगभग 4 का एवरेज है। तो आपके 12 करोड़ का बिजनेस कर रहे हो आप, तो 4 आदमी मिला के 48 करोड़, तो 50 करोड़ का हो गया। तो ये दोनों चीज़ें याद रखनी है। ज़्यादातर अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये सवाल पूछता है बिजनेस पर ब्रांच। बिजनेस पर ब्रांच 50 करोड़ पूछता है, बिजनेस पर एम्प्लॉय कम ही पूछा गया। तो बिजनेस पर एम्प्लॉय मतलब आप एक एम्प्लॉय 12 करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं, इंडिकेट्स इम्प्रूव ऑपरेशनल एफिशिएंसी। आप कितना काम करते होंगे, आप यकीन कर लीजिए, खुद देख लीजिए कि आप में कितने बाहुबल है। ठीक है, हनुमान है आप। तो ये प्रोडक्टिविटी इंडिकेटर है। अगर इसको समापन करें तो देखेंगे ओवरऑल स्ट्रांग ग्रोथ है आपका, खास करके उत्तर प्रदेश जहाँ पर जनसंख्या भी ज़्यादा है। और सब चीज़ें जो हैं वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह भी सरकार जो है काफ़ी डबल इंजन की सरकार कर रही है। तो वहाँ पर एक स्ट्रांग ग्रोथ आप उस तरह का फाइनेंशियल इंडिकेटर दिखा रहा है। क्योंकि अभी 1 मई 2025 को आपका बैंक बना है, और यहाँ सितंबर का बैलेंस शीट हमने देखा है किस तरह का ग्रोथ चल रहा है। 3.23% का ग्रोथ आपके टोटल डिपॉजिट में, और 2.33% का ग्रोथ जो है डिपॉजिट में, और 4.72% का ग्रोथ जो है एडवांसेस में है। तो एसेट क्वालिटी आपका दिखाता है कि आप किस तरह से मैनेज कर रहे हैं। मार्जिनल प्रेशर जो है थोड़ा सा एसेट क्वालिटी में है, लेकिन वो मैनेजेबल है। क्यों एसेट क्वालिटी में एक मार्जिनल प्रेशर इसलिए है क्योंकि एनपीए आप देख लीजिए, है ना। एनपीए, ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए और प्रोविजन कवरेज रेशियो कम हो रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा प्रेशर है। बैंक जो है कैपिटल एडिक्वेसी को मेंटेन करके रखा है। सीआरआर आपका 12.14% है। और प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी के लिए आप लोग अभी जब नया बना है तो कुछ ना कुछ नए एजेंडा होंगे और आप आगे बढ़ेंगे। अगर समराइज तौर पे देखेंगे तो 4,330 शाखाओं में से जो यहाँ पर कितने स्टाफ हैं आपके, बताए कितने? 4,300 कितने स्टाफ हैं? और जी लगभग लगभग 20,000 है। 20,000 स्टाफ है ना। तो जी चार सर। हजार 20,000 स्टाफ हैं, और हाँ ठीक, 4,330 शाखाओं में से 20,000 स्टाफ मिलकर उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक का 30 सितंबर 2025 को जो टोटल बिजनेस है 2,18,135 करोड़ है, जिसमें 1,35,393 करोड़ डिपॉजिट है, 82,712 करोड़ एडवांसेज है। सीडी रेशियो 61% है। कासा परसेंटेज, जो कासा डिपॉजिट का रेशियो है वो है 68% है। टोटल अगर हम ग्रॉस एनपीए की बात करेंगे तो ग्रॉस एनपीए जो है आपका 7.50% है, नेट एनपीए 3.42% है। और अगर कैपिटल एडवोकेसी सॉरी प्रोविजन कवरेज रेशियो देखेंगे तो 55.36% है। कैपिटल जो आपका नेटवर्थ है 9,500 करोड़ का है, और कैपिटल एडवोकेसी रेशियो जो है जो आपका 12.14% है, जो अच्छा माना जाएगा।
और साथ ही साथ जो है आपका प्रॉफिट है वो कितना है, 416 करोड़। 416 करोड़ है कि 412 करोड़ है, हमने पढ़ा था अभी। जो आपका प्रॉफिट है वो 416 करोड़ 40 लाख का जो है प्रॉफिट, 416.40 करोड़ का प्रॉफिट है। तो ये इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है तो आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा जो है इनमें से एक या दो सवाल पूछे जा सकते हैं। ये 10 पैरामीटर होते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला है टोटल डिपॉजिट, पहला है टोटल बिजनेस, टोटल डिपॉजिट, टोटल एडवांसेस, फिर कासा परसेंटेज, सीडी रेशियो, कैपिटल एडुकेसी रेशियो, नेट एनपीए, प्रॉफिट, ये इतने। और फिर बिजनेस पर ब्रांच बिजनेस 50 करोड़ जो करते हैं, और पर एम्प्लॉय बिजनेस जो लगभग 12 करोड़, 12 करोड़ 11.62 करोड़ है। इतना आपको याद रखना है। तो आशा करता हूँ कि आज का सेशन देख के आपको याद हो गया होगा, और आप लोग जो हैं बिजनेस फिगर को समझ पाए होंगे। और बस यही एक बात कहना चाहूँगा कि जो निकाल रहे हर वक्त मुझ में कमियां हजार, मतलब आप में कमियां हजार निकालते होंगे ना, अरे तुम ये नहीं करते वो नहीं करते। तो जो निकाल रहे हर वक्त मुझ में कमियां हजार, काश वो भी कभी निभा के देखते मेरा किरदार। तो मुझे भी लगता मेरा जीवन है असरदार, है ना। तो किस तरह से आप हैं? सर सर जी नमस्कार, हर हर महादेव। एक डाउट था सर थोड़ा इसमें। हाँ हाँ, जय महाकाल, बताइए फौजी प्रदीप जी। हम्म। सर ये बजट जो हमारा ऑडिटेड बैलेंस शीट आया था, ये जून में आया था। हम्म। मर्ज होने के बाद तो ऑडिटेड बैलेंस शीट जो उन्होंने जून के हिसाब से दिया था फिगर, हम्म। और अभी जो सितंबर के हिसाब से है, तो किस पे फोकस किया जाए? फोकस तो आपको अक्टूबर वाला करना पड़ेगा, क्योंकि अभी आरआरबी का एक्चुअल में क्या है, जिस समय मर्ज हुआ था तो उस समय बिजनेस, ये एक्चुअल में ये जानना चाहता है कि आपने पिछले समय में कितना मेहनत करके आगे बढ़ाया, उसका पीछे का उद्देश्य रहता है, वो जान रहा है कि नहीं जान रहा है। तो जैसे जानकारी तो दोनों की हो, लेकिन संभावना है सितंबर का ज़्यादा पूछे जाने की। सामान्यतः आपका आरआरबी में देखा जाए तो वो मार्च का पूछता है, लेकिन इस बार हिंट्स हैं कि अब सितंबर का पूछेगा, क्योंकि मई में तो बना ही है। ठीक है, तो आपका परफॉर्मेंस कहाँ से दिखेगा। ठीक है, तो आप सितंबर का याद रखिए। और में जो आपका आपका जून में जो ऑडिटेड हुआ है, वो इसके दो तीन फिगर तो हैं। जैसे मान लीजिए पूछेगा कि आपका जून में कितना ऑडिटेड बैलेंस शीट में बिजनेस क्या था, तो 2,11,000 करोड़ था, वो मैंने लिखा ही है। ठीक है, ओके। फिर इसके कुछ सवाल भी मैं बना दूंगा, अच्छे सवाल आपके बना दूंगा। ठीक है, आप उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक की अच्छी तैयारी करवा देंगे हम आपकी। 27 तारीख तक आपका देख लीजिएगा, इतने सारे क्वेश्चंस और बढ़िया इंपॉर्टेंट बना देंगे कि कोई कमियां निकाल ले, मजा ले। ठीक है, कैसा लगा आज का सेशन, जरा एक दो फीडबैक चाहिए, फिर हम आपसे विदा लेंगे, फिर मुलाकात करेंगे शाम को। बहुत बढ़िया सर। अच्छा रहा? बहुत बढ़िया था सर। आपका पूछने की जरूरत ही नहीं है सर, शानदार जबरदस्त हमेशा ही रहता है। पूछना तो जिंदाबाद। पड़ेगा, पूछना तो पड़ेगा। फौजी प्रदीप जी, पूछना तो पड़ेगा। 10 रुपए का बिस्किट पूछना तो पड़ेगा सर, वही हाल होगा। पूछना तो पड़ेगा कि 10 रुपए का बिस्कुट कितना आता है। मैं इसलिए पूछता हूँ कि आप लोग भी कुछ कुछ बोलें, क्योंकि बोलना भी एक कला कौशल है और एक कम्युनिकेशन स्किल हमारे पास रहे। बाकी तो मैं आपकी भावनाओं को जानता हूँ, और मुझे पक्का भरोसा है कि ये कनेक्टिविटी होना चाहिए। देखिए, आपकी भाषा बोली कैसे भी हो, अगर आप जब कनेक्ट हो जाते हैं ना, चीज़ें मिलने लगती हैं, तो आप लोग मुझसे अच्छे से कनेक्ट हो, इसलिए मेरी बोली भाषा आपको समझ में आ जाती है। और किसी चीज़ को समझ आ जाए तो याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आया तो बोलिए हो। चलिए, तो आप आहो। आपसे विदा लेते हैं। इसी तरह हंसते खेलते सीखते रहिए, और जब भी सेशन है उसमें आते रहिए, और अपना जीवन और दायित्व को निभाते रहिए। और सबसे बड़ी बात है, हमेशा सुख हो या दुख हो, जैसी भी परिस्थिति हो, मुस्कुराते रहिए और गीत गाते रहिए। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, कर दी है हमने शुरू है काम प्रभु। तो आप काम शुरू करिएगा, भगवान का नाम लीजिएगा, आपका काम होगा, और जीवन आपका शानदार होगा। आपसे विदा लेता हूँ, फिर मुलाकात करेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन और रात्रि शुभ हो।